Respected students, how are you? Hope you are very fine. Okay, today we will start chapter number 4, जो कि लेक्चर सीरीज़ हम बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से स्टार्ट की थी। उसका सेकंड लेक्चर आपसे शेयर करूँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है like and unlike parallel forces। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है कि लाइक फोर्सेस वो होती हैं जो एक ही डायरेक्शंस में हों, यानी कि तमाम की तमाम फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, और अनलाइक फोर्सेस हैं कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अगर फोर्सेस लग रही हों तो उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, रिजल्टेंट फोर्स की तारीफ, डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? किसी भी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस के मजमूए को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है उसमें, और इंग्लिश में द रिजल्टेंट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। फिर उसके बाद हेड टू टेल रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको ज़रा बहुत अच्छे से कर ले। हेड टू टेल रूल क्या है? ये बेसिकली जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको आप सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से ऐड या माइनस नहीं कर सकते, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये जो एक रूल है हेड टू टेल रूल, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए एक रूल है। ये क्या है? इसमें हम वेक्टर्स को आपस में मिलाते हैं इस तरह से कि जो पहला वेक्टर होता है उसकी हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिला देते हैं, और फिर रिजल्टेंट बनाते हैं कि पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। जैसे देखें, ये पहला वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये इसका हेड है, इसके हेड के साथ कोई दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, उसकी टेल, टेल ये पीछे वाली होती है और हेड ये जहाँ पे एरो होता है। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दिया, और लास्ट में क्या करना है कि पहले की टेल से एक वेक्टर ड्रा करना है खुद से और आखिरी के हेड पे मिला देना है। ये मेरे पास a जमा बी रिजल्टेंट वेक्टर निकला है जिसको r भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जिस रूल की मदद से मैंने निकाला है इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं, यानी कि हेड के साथ टेल को मिला देना। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हेड टू टेल रूल वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने में किस तरह मदद करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी को ही आपने एक्सप्लेन करना है कि इससे हम इजीली जो है वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और यह हेड टू टेल रूल हमें इस तरह से मदद देता है कि हम ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अमूदी कंपोनेंट्स की तारीफ कीजिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो वेक्टर होता है इसको हम हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि एक वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और इसको वेक्टर के परपेंडिकुलर या अमूदी कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसको अगर मैं ये दो हिस्सों में तोड़ दूंगा तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं या ए एक्स लिखते हैं, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसको वाई कंपोनेंट कहते हैं और ये इसको ए वाई लिखते हैं। तो ये हम मूडी कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं किसी भी वेक्टर। उसके बाद अगला सवाल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या थे कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि किसी टूटे हुए वेक्टर को दोबारा से जोड़ना, यानी कि रीसोल्यूशन। अगर इसको आप ले करके पढ़े, रेजोल्यूशन रीसोल्यूशन, सोल्यूशन कहते हैं कि हल निकालना, तो री आ गया तो दोबारा से उसको जो उसको हमने तोड़ दिया था उसको दोबारा से जोड़ना। या रेजोल्यूशन आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो काम हमने यहाँ पे किया है ना, यानी कि वेक्टर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ा है, ये बेसिकली रेजोल्यूशन ही की है। ठीक है जी, इसकी तारीफ आपने कर लेनी है। उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद जो अगला सवाल है जिसको आप पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इसमें क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी लंबाई कायदा की लंबाई यानी कि बेस की लेंथ और अमूद की लंबाई यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है। ये न्यूमेरिकल है कि जैसे बेस की लेंथ दी हुई है
कुछ भी आप ये वैसे वैल्यूज खुद से कोई भी वैल्यूज हो सकती है, वैल्यूज फिक्स नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेस और परपेंडिकुलर यानी कि कायदा और अमूद, ये इसको उर्दू में कायदा कहते हैं और अमूद। अगर इसकी लेंथ आपको दे दे 5 सेंटीमीटर और कहे जी हाइपोटेनियस यानी कि वितर निकालें, तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि अमूद का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा, इसका भी स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर जमा बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर जगह 25 जमा इसका स्क्वायर 25 होता है और इसका स्क्वायर 16, तो इनका आपस में स्क्वायर ले लें, इधर भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा फार्मूले में। ये फार्मूला है, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। मैथ में भी आपने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। इसको ऐड कर लें 44 आ जाएगा और फिर इसका अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे और इसमें आपने जो आप निकाल लेना स्क्वायर रूट लेके, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आपने कर लेनी है। फिर उसके बाद अगला सवाल है जी, रिजिड बॉडी से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी आपके पास एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसको आप जितना भी मूव करवाएं उसके ऊपर मौजूद पॉइंट्स के दरमियान का फासला चेंज नहीं होता। यानी कि जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर पे मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, एक यहाँ पे पॉइंट आगे ले लेता हूँ, एक इस जगह पे ले लेता हूँ, कोई 2 पॉइंट्स मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। अब इस मार्कर को मैं जितना मर्जी मूव करवाऊँ ये पॉइंट्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी बॉडी जो जिसमें ये काम हो रहा हो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए जी, यानी कि आम जुबान में एक ऐसी बॉडी जो अपनी शक्ल नहीं बदलती, चाहे आप उसको कितना ही फोर्स लगाएं उसको मूव करवाएं, अपनी शक्ल नहीं बदलती। फिर उसके बाद आगे टॉर्क से क्या मुराद है? टॉर्क की डेफिनेशन आपने करनी है कि किसी भी जिस्म में जो फोर्स अप्लाई होती है वो फोर्स उस जिस्म को जो घुमाती है, यानी कि फोर्सेस के घुमाव का असर टॉर्क कहलाता है। फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ करें। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि कोई भी बॉडी को जब आप घुमाएंगे तो वो जिस एक्सिस के गिर्द घूमेगी, यानी कि जिस लाइन के गिर्द घूमेगी उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। फिर फोर्स के मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉर्क ही है बेसिकली। मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी को फोर्स देते हैं और वो घूमती है तो जिस आर्म यानी कि जिस बाजू के गिर्द घूमती है, जैसे एक दरवाज़ा है, दरवाजे को जब आप खोलते हैं तो जहाँ पे वो फिक्स है वहाँ से लेकर जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उनके दरमियान जो लेंथ होती है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखें जी, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की तारीफ कीजिए। तो ये आपने कर लेना है। एक ऐसा टार्क यानी कि आप जब बॉडी को फोर्स दें तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज का मतलब है कि अगर वो घड़ी की सुइयों जिस तरफ घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं अगर उस तरफ घूमे तो उसको क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की तरह कहते हैं, और अगर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई जिस्म घूम रहा है, उससे मुखालिफ सिमत में घूम रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये आपने कर लेना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन जो है जो आपने करना है इसमें से वो है मूवमेंट्स का असूल से क्या मुराद है। यानी कि ये बेसिकली एक कानून है कि मूवमेंट का असूल ये क्या होता है कि किसी भी जिस्म ने जब इक्विलिब्रियम एक जिस्म की हालत होती है कि अगर उस पर लगने वाले तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये बराबर हो जाएं तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये मूवमेंट्स के असूल पे काम। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मैस की तारीफ कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मैस ये क्या है कि कोई भी जिस्म जब पड़ा हुआ है तो एक उस पर ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसके सारे का सारा मैस फॉल कर रहा होता है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ कीजिए। ये भी सेंटर ऑफ मैस की तरह ही एक पॉइंट होता है, लेकिन ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। यानी कि ग्रेविटी, जैसे ये एक
मार्कर है, अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये ज़मीन पे गिरेगी। क्यों? ज़मीन इसको खींच रही है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो ज़मीन इस पर ग्रेविटी लगा रही है वो इस पूरी मार्कर पे नहीं लगा रही, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर वो लगा रही है, और उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये आपने कर लेना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों की डेफिनेशन मिलती जुलती है, सिर्फ उसमें मैथ्स के लफ्ज़ आने और उसमें ग्रेविटी का आना है। तो बड़ी आसान, दोनों एक याद करने दूसरी आपको खुद हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए जी, प्लम्ब लाइन से क्या मुराद है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी बुक में एक साइड पे लिखा हुआ है। प्लम्ब लाइन ये बेसिकली ये मिस्त्रियों के पास आपने देखा होगा कि जब वो किसी भी दीवार को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक उनके पास धागे के साथ बंधी हुई आगे एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको आम जुबान में मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं, लेकिन वो जो है ना उससे आप वो देखते हैं कि दीवार सीधी है कहीं टेढ़ी तो नहीं है, उसको प्लम्ब लाइन कहते हैं। वो धागा ही एक तरह का होता है, उसके साथ नीचे कोई चीज़ बांध देते हैं। फिर उसके बाद देखिए जी, कपल की तारीफ, कपल आपने करना है। कपल क्या है कि किसी भी जिस्म को अगर एक वक्त में दो टॉर्क्स का सामना करना पड़े, यानी कि एक उस पर क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा हो और दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हो यानी कि दोनों ही क्लॉकवाइज हो, यानी कि दो टॉर्क जब लग रहे हो किस जिस्म पे तो उसमें कपल पैदा हो जाता है। जैसे आप कार की स्टीयरिंग की एग्जांपल ले लें, जो कार की स्टीयरिंग होती है उस पर दोनों, यानी कि स्टीयरिंग को आप दोनों हाथों से पकड़ के एक साइड पे एक टॉर्क पैदा करते हैं और दूसरी साइड पे दूसरा टॉर्क, तो उस सूरत में उस पर कपल आ रहा होता है, यानी कि मजमुआ टॉर्क्स का। फिर उसके बाद कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इक्विलिब्रियम के बारे में आपने बताना है। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे आपने वो लिखनी है। फर्स्ट कंडीशन कि जब उस पर लगने वाले तमाम फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो हो जाए, और सेकंड कंडीशन जब उस पर लगने वाले तमाम टास्क का मजमूआ ज़ीरो हो जाए। ठीक है, दोनों आप इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम की दो शर्त क्या है, यानी कि दो शराइत क्या हैं बेसिकली, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी अभी मैंने आपको बता दिया। फिर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता, अगर इस पर सिंगल फोर्स अमल कर रही हो, यानी कि कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब उस पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि नेट फोर्स भी ज़ीरो और नेट टार्क भी ज़ीरो हो। सिर्फ फोर्स के ज़ीरो हो जाने से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। तो ये आप ज़रा कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। उसके बाद देखिए जी, गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक क्यों कम रखी जाती है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 4 की, जब आप बुक में देखते हैं। तो ये क्या है कि कोई भी गाड़ी है उसकी ऊंचाई कम रखने की वजह ये होती है कि जब वो टर्न लेती है, जब मुड़ती है, तो अगर उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो तो उसका सेंटर ऑफ मैस भी ऊपर आ जाता है, जिस वजह से गिरने का खतरा होता है, इस वजह से ऊंचाई कम रखी जाती है। फिर इक्विलिब्रियम की तारीफ कीजिए, इसकी दो हालतों के नाम लिखिए। इसकी बल्कि 3 हालतें हैं इक्विलिब्रियम की, इससे पहले आपको शराइत बताई हैं, 2 कंडीशंस हैं और इसकी जो हालतें होती हैं वो 3 होती हैं। इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स, इक्विलिब्रियम यानी कि इसके साथ ही कर लें एंड इट्स स्टेट्स, यानी कि इसकी हालतें, 3 हालतें होती हैं। सबसे पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क़याम पजीर इक्विलिब्रियम, गैर क़याम पजीर इक्विलिब्रियम, और तीसरी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है, उर्दू में भी उसको न्यूट्रल कहते हैं। फिर उसके बाद जी अब जो ये 3 इसकी स्टेट्स हैं, इनकी तारीफ़ें भी आपने याद करनी है। तीनों की तारीफ़ों आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी आ जाता है, इनमें से किसी दो के दरमियान, और इंडिविजुअल भी वो पूछ सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके आउट आपको कहीं कोई सवाल नहीं आएगा। अब चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जी। और चैप्टर 5 का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की आपने तारीफ करनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो दो इजसाम के दरमियान होती है, यानी कि दो इजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और क्यों खींचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, F = G m1 m2 / r²।
इसमें जी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जी इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बेसिकली एक फिक्स क्वांटिटी होती है जी। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। जी की वैल्यू जो होती है ये 6.11 क्रॉस 10 की पावर 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 होती है। ये आपको याद होनी चाहिए। और इसके यूनिट भी आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इसके यूनिट क्या हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो फोर्स के यूनिट होते हैं इसके उलट होते हैं, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसको आप वैसे फिलहाल याद रख लें। फिर उसके बाद देखिए जी फील्ड फोर्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंसेप्चुअल बेस में भी आप पूछ सकते हैं। फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स हर उस फोर्स को कहते हैं कि जो बगैर किसी ज़ाहरी असबाब के लग रही हो। जैसे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है विदाउट एनी फिजिकल सोर्स। जैसे अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूँ तो ये ज़मीन की तरफ जाएगी, क्यों, क्योंकि ज़मीन इसको खींच रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़मीन और इसके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है जो इसको खींची, यानी कि ज़मीन ने इसको बांधा हो किसी चीज़ के साथ, जैसे रस्सी के साथ बंधी हो तो ये खींच रही हो, ऐसा नहीं है। बगैर किसी सोर्स के ज़मीन इसको खींच रही है। क्यों खींच रही है, क्योंकि ज़मीन अपने इर्द गिर्द एक फील्ड फैलाई हुई है ज़मीन ने, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। हर वो फोर्स जो फील्ड की वजह से लगती है, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होती। अगर आप चार्जेस के दरमियान बात करें, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फील्ड एक ऐसी फोर्स होती है कि जो बगैर किसी वजह के, यानी कि बगैर किसी फिजिकल सोर्स के अप्लाई हो रही हो, फील्ड फोर्स। फिर उसके बाद देखिए जी अगला सवाल है, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत का क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ कितनी शिद्दत के साथ खींचेगी, और इसको जी स्मॉल जी से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी स्क्वायर, ये आपने कर ली। उसके बाद देखिए जी पर केजी। फिर उसके बाद जी ग्रेविटेशनल का कानून हमारे लिए क्यों अहम है, ये एक्सरसाइज का सवाल है। एक्सरसाइज के सवाल आपने बहुत अच्छे से कर लिए, वो बहुत बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। वाई ग्रेविटेशनल लॉ, ये बेसिकली न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वाई ग्रेविटेशनल लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि ग्रेविटेशनल लॉ हमारे लिए क्यों अहम है। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं चीज़ों इजसाम की आपस में कशिश की, तो वो हमें कौन बताता है, ग्रेविटेशनल लॉ बताता है। यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ ही हमें बताता है कि ये चीज़ें एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करेंगी। तो ये इस वजह से अहम है, यही आप वजह लिख दीजिएगा, आपको दोनों पर मिल जाएंगे। इसके बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि चीज़ें, और भी रीज़न्स हैं, जैसे जब हम किसी भी खला में कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी जो स्पीड, यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए, ज़मीन से बाहर निकलने के लिए जो स्पीड उसको चाहिए होती है, वो भी इसी कानून की मदद से निकाली जाती है। और भी बहुत सारी इसकी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखिए जी न्यूटन की ग्रेविटेशन कानून की वजाहत कीजिए। तो ये वजाहत यहाँ मैंने कर दी है, यही न्यूटन की ग्रेविटेशन कानून है। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम इर्द गिर्द महसूस क्यों नहीं करते, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सवाल है कि व्हाई वी डोंट फील gravity between the objects on the surface of earth। यानी कि ज़मीन की सरफेस पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द भी होंगी, चेयर्स होंगी, दीवारें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो
तो ये एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही? क्योंकि न्यूटन तो कहता है कि हर दो जिस्म एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे? यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये बोर्ड मुझे अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई भी चीज़ एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही? तो इसकी ये रीज़न है कि जो इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है ना, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, ये बहुत कम होती है। उसकी रीज़न क्या है कि m1 और m2 यानी कि मैसेस का मजमुआ बहुत कम है, और मैसेस का जो हासिल ज़रब है वो कम है। लेकिन अगर ज़मीन के साथ हम किसी मैस को ज़रब दें तो ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। आम ज़मीन के ऊपर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका मैस कम होने की वजह से ये फोर्स कम होती है, इस वजह से ये वजूद होने के बावजूद हमें फील नहीं होती, महसूस नहीं होती। फिर उसके बाद देखें जी, हमारे पास जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी के बारे में आप क्या जानते हैं? जी बेसिकली व्हाट यू नो अबाउट जी, यानी कि जी हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसी वजह से यहाँ मैंने आपको कहा था इसकी आपने वैल्यू याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है? तो ये भी हो गया, ये दोनों सवालों को मिला के एक सवाल बनाया हुआ है। तो ये जो है इस चैप्टर नंबर 5 के ऑलमोस्ट 50% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, तो वो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। कल आपका एग्ज़ाम है तो उस हवाले से आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच।